नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम 1 अक्टूबर के द हिंदू का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट न्यूज का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट का स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम या फिर हमारे जनरल नॉलेज या डे टू डे लाइफ के लिए ये जानकारियां बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स से देश और दुनिया की खबरों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही हमें अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं की भी जानकारियां हासिल होती है। अगर आप हमारे इस क्लासेस से संबंधित किसी भी तरह का अपडेट या फिर पीडीएफ चाहते हैं तो कृपया कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा ये क्लास। दशहरा, राम रावण और बुराई पर अच्छाई और जीत की कहानी। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन दशहरा, गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जा रही है। दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, यह नवरात्रि के समापन का प्रतीक है और अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। यह त्योहार रामायण से जुड़ा है, जिसमें भगवान राम ने रावण नामक राक्षस को हराया था, जो हमें सत्य और धर्म की अनंत जीत की याद दिलाता है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत के विभिन्न हिस्से में इस अवसर पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन केंद्रीय संदेश अच्छाई की बुराई पर विजय है। दशहरा का महत्व, यह एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य इसमें निहित है। नैतिक विजय यह याद दिलाता है कि सत्य, ईमानदारी और धर्म हमेशा जीतते हैं, चाहे संघर्ष लंबा ही क्यों ना हो। तो हमें दशहरा से यह सीख मिलती है कि हमें सत्य, ईमानदारी और धर्म से हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग भले ही कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पे अडिग और अटल रहते हैं तो हमारा ये संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही इसमें सांस्कृतिक आनंद है। भारत में लोग रामलीला, शोभा यात्रा, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन करते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है और नई शुरुआत। कई लोग दशहरा को नए वस्त्र खरीदने, व्यवसाय शुरू करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ मानते हैं, क्योंकि यह समृद्धि और सफलता लाने वाला माना जाता है। तो हम सभी विद्यार्थियों के लिए भी दशहरे से यह सीख मिलती है कि हमारा राह कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर हम उस पर निरंतर सत्य और ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। महात्मा गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण को याद दिलाता है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है वैश्विक स्तर पे। साथ ही इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, उनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने भारत को मजबूत बनाया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा सभी देशवासियों में दिया था और पीएम मोदी ने कहा, शास्त्री जी आज भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमें प्रेरित करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। 1964 में वे पंडित नेहरू के निधन के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही भारतीय इतिहास में ऐसे महान नेता थे जिनकी विचारधारा और आदर्श आज भी राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो महात्मा गांधी और शास्त्री जी को हमारा सत सत नमन। आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में वर्ष 2025 की मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। इस बार रेपो रेट 5.5 पर अपरिवर्तित रखा गया।
नीति को न्यूट्रल बनाए रखने का निर्णय लिया। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.8 कर दिया, जो कि पहले 6.5 था। वहीं सीपीआई महंगाई पूर्वानुमान 2.6 किया गया, जो पहले 3.1 था, जो वृद्धि के सकारात्मक संकेत और नियंत्रित मुद्रास्फीति को दर्शाता है। आरबीआई के मौद्रिक नीति के उपाय है रेपो रेट 5.5, इसकी नीति न्यूट्रल रहेगी। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 3% रहेगा। एसडीएफ रेट 5.2%, एमएसएफ 5.7%, वही बैंक रेट 5.75% रहेगा। और एमपीसी का यानी मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक को 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और मौजूदा 55% बेसिक वेतन या पेंशन में जोड़ी जाएगी। डीए की समीक्षा महंगाई और जीवन यापन सूचकांक के आधार पर समय समय पर की जाती है, जो 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार है। इससे पहले मार्च 2025 में कैबिनेट ने 2% डीए की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी, जिससे यह दर 1 जनवरी 2025 से 55% हो गया था। इस नवीनतम बढ़ोतरी के बाद डीए या डीआर की प्रभावी दर 58% हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह मान्यता चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत दी गई है, जिससे पूरे देश में 27 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। बालोद के 436 ग्राम पंचायत और 9 शहरी निकाय को बाल विवाह मुक्त प्रमाणित किया गया है। यह 2028-29 तक छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को भी बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। यूनिसेफ ने तकनीकी सहायता, जागरूकता कार्यक्रम और निगरानी तंत्र प्रदान किया, जिससे प्रगति में और तेजी हुई। नेक्स्ट है, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की शताब्दी उत्सव पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। यह कार्यक्रम संगठन के 100 वर्ष के सफर पर सम्मान करता है। आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में केशव बालीराम हेडगेवार ने स्थापित किया था। इसकी प्रकृति है स्वयंसेवक आधारित संगठन, जो अनुशासन, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय सेवा पर केंद्रित है। इसकी दृष्टि है धर्मपरायणता में निहित भारत के सर्वांगीण उन्नति का लक्ष्य। आरएसएस को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए जनहित आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया है, जो शताब्दियों के विदेशी शासन के जवाब के रूप में है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के स्पीयर कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्र में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया। यह आयोजन 4 दिवसीय अभ्यास अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध और काउंटर ड्रोन तकनीक पर केंद्रित था। इसकी मुख्य विशेषता थी इसके भागीदार थी भारतीय सेना और इंडो तिब्बत सीमा पुलिस। उद्देश्य आधुनिक ड्रोन तकनीक और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण। मुख्य क्षेत्र सामरिक मनोवर्स और युद्धाभ्यास। मनोवर्स का मतलब होता है पैंतरेबाजी,
या लक्ष्य अधिग्रहण और निष्क्रियकरण, सक्रिय या निष्क्रिय काउंटर ड्रोन उपाय और इकाई स्तरीय रणनीतियों और तकनीकी का विकास। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक को 75 वर्ष की सेवा पर विशेष पदक, विशेष सम्मान प्रदान किया। ऐतिहासिक और समारोहपूर्ण अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने डायमंड जुबली सिल्वर टेम्पेट और टेम्पेट बैनर राष्ट्रपति की अंगरक्षक को राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत किया। यह आयोजन 1950 में इस इकाई को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में नामित किए जाने पर 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था। राष्ट्रपति के अंगरक्षक की विरासत। पीबीजी भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। इसकी स्थापना 1773 में बनारस में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के रूप में किया गया। बाद में इसे वाइसराय के अंगरक्षक बनाया गया। प्रारंभ में इसमें 50 काबुली टुकड़ियां शामिल थे। बाद में इसका विस्तार किया गया और 27 जनवरी 2050 को भारतीय गणराज्य बनने के बाद इसे राष्ट्रपति की अंगरक्षक नाम दिया गया। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रेजिमेंट को पहला सिल्वर टेम्पेट और बैनर प्रस्तुत किया। पीबीजी एकमात्र रेजिमेंट है जिसके 2 स्टैंडर्ड्स रखने की अनुमति है, राष्ट्रपति का स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड और रेजिमेंटल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना के लिए इस के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है। गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इनॉग्रेट किया। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गजरक्षक ऐप हाथियों की स्थिति, चाल, व्यवहार और रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यदि हाथी गांव के करीब आता है तो यह एसएमएस, पशु नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल और सायरन के माध्यम से चेतावनी देता है, जिससे मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सके। ऑफलाइन कार्य क्षमता से लैस ऐप दूर दराज क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। हाथी पर्यवेक्षक फोटो अपलोड, स्थान अपडेट और यह जानकारी दे सकते हैं कि हाथी अकेले है या झुंड में घूम रहा है। हाथियों की स्थिति 100 किलोमीटर के दायरे में सभी ऐप उपयोगकर्ताओं को जानकारी तुरंत साझा की जाती है। 26 से 29 सितंबर के बीच अधिकारियों को ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसे पूरे क्षेत्र में इसे लागू किया जा सके। नेक्स्ट है उन्मेषा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 25 से 28 सितंबर को पटना, बिहार में आयोजित किया गया, जिसमें लेखक, कवि, अनुवादक, प्रशासकों और विद्वान का असाधारण संगम हुआ। 15 देश और 100 से अधिक भाषाओं के प्रतिनिधित्व के साथ यह उत्सव साहित्य की समाज को आकार देने और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए उजागर किया गया। उत्सव का समापन भारत के राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद बिहार का पहला औपचारिक दौरा था। उन्मेषा महोत्सव साहित्यिक विविधता का मंच है और विचारों का जागरण या उद्घाटन है। इस नाम के अनुरूप उत्सव ने सांस्कृतिक और साहित्यिक अन्वेषण को मंच प्रदान किया। 15 देश के लेखक, कवि और विद्वानों की भागीदारी, 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व, चर्चा, कविता पाठ, अनुवाद कार्यशालाएं और पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया। आयोजन साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के समर्थन के साथ। यह उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है और साहित्यिक और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से एकता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025। हर वर्ष 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में अपनाए गए संकल्प 45/160 के तहत घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समाज के महत्व को उजागर करना, उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष का थीम है ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशंस, आवर वेल बीइंग एंड आवर राइट्स, जो इस बात पर जोर देता है कि वरिष्ठ नागरिक केवल देखभाल के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के सक्रिय प्रेरक है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने विभाग की ओर से ग्रहण किया। इस उपलब्धि में राज्य के सतत पर्यटन विकास, धरोहर संरक्षण, सांस्कृतिक अनुभव को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तक पहुंचाने के प्रयास का सराहना होती है। आंध्र प्रदेश यात्रियों के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों का अनूठा मिश्रण पर प्रस्तुत करता है। आध्यात्मिक पर्यटन में तिरुपति, श्रीशैलम और अमरावती है। धरोहर पर्यटन में लेपाक्षी मंदिर, उंडावली गुफाएं, बौद्ध स्थल जैसे अमरावती और थोतल कोंडा है। और सागरीय पर्यटन में विशाखापट्टनम, भीमुनिपट्टनम, काकीनाडा सुंदर समुद्री तट है। और इको और एडवेंचर पर्यटन में अराकू वैली, लांबासिंगी और पापी कोंडुला है। नेक्स्ट है प्रवीण रंजन ने सीआईएसएफ महानिदेशक का पदभार संभाला। प्रवीण रंजन नए सीआईएसएफ प्रमुख हैं। कैडर है इनका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश। पूर्व में ये विशेष महानिदेशक थे सीआईएसएफ संवेदनशील एयरपोर्ट सुरक्षा डिवीजन के। इनसे पूर्ववर्ती थे आरएस भट्टी, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। सीआईएसएफ की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं हवाई अड्डे, बंदरगाह और मेट्रो सिस्टम की सुरक्षा, सार्वजनिक उपक्रम की सुरक्षा, परमाणु संयंत्र और अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया। सऊदी अरब में तेलुगु भाषा दिवस का आयोजन भव्यता के साथ किया गया, जिसने प्रवासी तेलुगु समुदाय की समृद्ध संस्कृति विरासत को उजागर किया। यह कार्यक्रम सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन द्वारा TGP NRI समिति के सहयोग से आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित P4 मॉडल पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया। इस समारोह में 2000 से अधिक लोग शामिल हुए और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में P4 मॉडल की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। आंध्र प्रदेश के MSME SERP मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने वर्चुअल संबोधन में गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह कार्यक्रम साल 2047 तक शून्य गरीबी के लक्ष्य को सामूहिक प्रयासों से प्राप्त करने की दृष्टि को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। हर साल 30 सितंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवाद को द्विभाषियों और भाषा विशेषज्ञों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करना। ये संचार के अनदेखे नायक भाषा खाई को पाटते हैं और अंतर सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक सहयोग को सशक्त बनाते हैं। वर्ष 2025 के उत्सव ने तथ्य पर जोर दिया कि अनुवाद मानव विविधता की समृद्धि को उजागर करने का एक माध्यम है। FIT की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की स्थापना 1991 में
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा की गई। एफआईटी की स्थापना 1953 में हुई और अनुवाद, द्विभाषिक और शब्दावली में उत्कृष्ट सहयोग को बढ़ावा देने का एक वैश्विक संगठन है। यह तिथि सेंट जोरेम के पर्व दिवस पर आधारित है, जिन्होंने अनुवादक संरक्षक संत माना जाता है। सेंट जोरेम एक ईसाई विद्वान थे जो बाइबिल के अधिकांश भाग का लैटिन भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमारे ये करंट अफेयर्स का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड एंड पढ़ते रहें, आगे बढ़ते